हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का। जेईई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों आपके पास में जो भी सवाल आए थे वो सब हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर मैं क्वांटिटी बताऊं तो आपके यहाँ पे 10 शिफ्ट जो हुए थे उसमें से 9 सवाल बाइनोमियल थ्योरम के देखने के लिए मिले हैं। मतलब लगभग हर शिफ्ट में एक एक सवाल तो हमें मिल ही रहा है। कोई एक आधी शिफ्ट है जिसके अंदर बाइनोमियल नहीं आया, बट ऑल इन ऑल वैसे देखा जाए तो देखो ये मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक सवाल तो देता ही है ना। तो इसको प्रिपेयर डेफिनेटली आपने करना चाहिए। अब लेकिन इसके अंदर होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग के यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताओ, वहां तक तो कर लेते हैं ठीक ठाक तरीके से। लेकिन आगे के यहाँ पर जो सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर सिग्मा सॉल्व करने पड़ते हैं, उन सब के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं देन अगले अटेम्प्ट के लिए प्लीज यहाँ पर ट्राई करें कि आप उन टॉपिक्स को भी रेडी करके जाएं, क्योंकि जो आपके पास में यहाँ पे 9 सवाल आए हैं उनमें से 4 सवाल तो उसी टॉपिक पे है जहां पे आपको सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, सिग्मा अच्छे तरीके से सॉल्व करते आना चाहिए। अगर आपको आते हैं तो फिर वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो टॉपिक कई सारे बच्चे मैंने देखा है कि छोड़ते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं करना है। टॉपिक कोई भी अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि उस टॉपिक से आपको पूरे पूरे 4 नंबर, पूरे पूरे 8 नंबर मिले, तो वो टॉपिक आपको एंड टू एंड पता होना चाहिए, क्योंकि आपके शिफ्ट्स में एग्जैक्टली कौन से सब टॉपिक से सवाल आएगा वो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम केवल अगर ये देखें कि बाइनोमियल से आपके उसमें यहाँ पे 9 सवाल आए हैं, सो इससे कुछ भी एग्जैक्टली पता नहीं चलता है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि एक सवाल यहां से आने वाला है। बट कौन से सब टॉपिक ज्यादा जरूरी हैं, वो जब हम एक साथ सारे क्वेश्चंस को देखते हैं तभी क्लैरिटी मिलती है। तो आपको यहां पर अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट द सॉल्यूशंस एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, आप ये भी देखो कि यार कौन से सब टॉपिक्स यहां पर ज्यादा करके पूछे जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो बचे हुए 4-5 सवाल हैं उनमें आपके वही सब आइडियाज हैं, है ना, कि कोएफिशिएंट ऑफ आपका एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स कितना होगा, इस तरह के आपके सवाल पूछे गए हैं, राइट। लेट अस स्टार्ट लुकिंग एट द क्वेश्चंस वन बाय वन। एंड वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज डेफिनेटली वेरी वेरी इजी, जहां पर हमें क्या निकालना था, 2 स्टेटमेंट्स को यहाँ पे एनालाइज करना है। कुछ बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे देके रखे हैं और चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है। अगर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और हमें तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट पता है, ठीक है ना। सो ये हो जाता है आपका वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड आपका जो स्टेटमेंट 1 है उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास में डिवीजन क्योंकि 7 से करवाना है, तो हम चाहते हैं कि 7 का मल्टीपल कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके बेस में हमें दिखाई दे। सो 25 देख के याद आता है 21 के ऊपर हम यहाँ पे जा रहे हैं 4 यूनिट्स, ठीक है ना। साथ में आ गया है पावर में 13। 20 देख के क्या याद आता है, 21 फिर से याद आता है 1 यूनिट, लेकिन पीछे जाना पड़ेगा, है ना, -1 करके। अगर मैं फर्दर देखता हूं यहाँ पे 8, तो 8 के अंदर क्या हो रहा है, 7 के ऊपर 1 यूनिट आपको ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। एंड नाउ व्हेन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी 3, सो आप ऑलरेडी यहाँ पे क्योंकि 3 वैल्यूज लिख चुके हैं, आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि यार देखो ये दोनों आपस में कुछ तो अच्छा बन रहे हैं, है ना। एक बेसिकली -1 है, एक +1 है। क्यों? क्योंकि देखो आपका यहाँ पे जो आपका शॉर्टकट है वो आपको क्या कहता है कि हम यहाँ पे जो भी 7 के मल्टीपल्स हैं उनको सेक्रीफाइस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 21 सेक्रीफाइस होगा, यहाँ पे 7 सेक्रीफाइस होगा, तो अल्टीमेटली जो बच गया है -1 +1 उनका ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस बचने वाला है, राइट। यहाँ पे क्योंकि आपके इसमें 21 हटाने के बाद में 4 बचेगा, कैन आई क्रिएट दिस एक्सप्रेशन एज वेल इन टर्म्स ऑफ 4, ताकि मैं यहाँ पे इस तरह से एनालिसिस थोड़ा आसानी से कर पाऊं। सो यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, आपका जो 3 वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 7 - 4, और उसके पावर में हमें यहाँ पे 13 मिल रहा है। सो वी कैन अगेन कैंसिल आउट 7 इन दिस प्लेस। आई होप सारे बच्चे यहाँ पर एक कुर्बानी टेक्निक जानते हैं, जहां पर आपको जिस भी चीज से डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल्स को हटा देना होता है, राइट। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट एट दिस पॉइंट इज कि यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ऑड पावर है ना, 4 की पावर 13 बनेगा। यहां पे भी ऑड पावर होने की वजह से आपके इसमें -4 की पावर 13 बनेगा, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, -1 की पावर 13 ऑड पावर है, इसलिए यहाँ पे -1 बनेगा, ये आपका +1 बनेगा, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो रिमाइंडर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इसमें कुछ नहीं बचा है, मतलब ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट आपका जो आया है ये कैसा है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट आया है। इज दैट क्लियर? हमारे टर्म्स यहाँ पे किस तरह से कैंसिल हो रहे हैं, आपस में मर्ज होके कैंसिल हो जा रहे हैं। ये दोनों आपस में मर्ज होके कैंसिल होंगे और ये दोनों भी आपस में मर्ज होके कैंसिल होंगे, राइट। स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है उसको देखते हैं। स्टेटमेंट 2 भी आपको यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो काफी स्टैंडर्ड आइडिया है, जहां पे हम एक इस तरह के एक्सप्रेशन के अंदर उसके इंटीग्रल पार्ट के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना। मे बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट 2 और हियर विल हेल्प। यहां से स्टेटमेंट 2 स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर करना क्या होता है, इसके अंदर हमें बेसिकली 2 अलग अलग बाइनोमियल एक्सपेंशंस को बस ऐड करना होता है, राइट। हम यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है इसके अंदर एक गारंटी दे सकते हैं ना कि ये एग्जैक्टली कोई इंटीजर तो नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वांटिटी इंटीजर नहीं है, मतलब इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये जो आपकी क्वांटिटी है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, I+F ऐसा बोल सकता हूं। और I+F मैंने जिस चीज को बोला है उसको अगर मैं एक्सपांड करूं तो मेरे पास में क्या क्या आने वाला है ना, पावर में 25 है,
सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके इसमें 25C0, 7 की पावर में पूरा पूरा 25, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 25C1, 7 की पावर में एक कम हो जाएगा, एंड देन 4√3 की पावर में एक इंक्रीज हो जाएगा, फिर आएगा आपका 25C2, 7 की पावर में और एक कम हो जाएगा, 4√3 की पावर में एक और बढ़ जाएगा, एंड इस तरह से ये सारे टर्म्स आपके आगे तक हम लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज द आइडिया, है ना, अगेन दिस इज समथिंग विच वी रेगुलरली डिस्कस इन आवर क्लास, तो इसके अंदर कोई सच सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है कि इसके बाद में हमें क्या कंसिडर करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन को एनालाइज करते समय हमें यहाँ पे 7 माइनस 4√3 की पावर 25 इस एलिमेंट को भी एक्सपांड करके लिखना होता है, मतलब कॉन्जुगेट वाली वैल्यू आपको कंसिडर करनी होती है। यहाँ पे 7 + 4√3 है, तो यहाँ पर आपको 7 - 4√3 कंसिडर करना है। एंड व्हाट कैन यू नोटिस अबाउट 7 - 4√3, दैट इट इज अ फ्रैक्शनल क्वांटिटी। और फ्रैक्शनल क्वांटिटी है या नहीं अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वायर करके काफी इजीली आप देख सकते हैं कि नंबर्स कितने पास हैं। इसका स्क्वायर करके 49 आता है, इसका स्क्वायर करके आपका 48 आता है, मतलब ये स्क्वायर करके इतने पास में है, एक्चुअल नंबर्स भी यहाँ पर आपके काफी पास में है। सो आप यहाँ पे जब इनको सब्ट्रैक्ट करके पावर लोगे तो ये अल्टीमेटली एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी ही बस बचेगा। और क्योंकि ये खुद अपने आप में फ्रैक्शन है तो इसका स्क्वायर करके भी फ्रैक्शन, स्क्वायर करके नहीं, पावर 25 करके भी फ्रैक्शन आएगा, इसलिए हम इसको f' से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब इसको एक्सपांड कर लेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे तो ऑब्वियसली जो हम चाहते हैं कैंसिलेशन वो यहाँ पे सक्सेसफुली कर पाएंगे। क्या देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस आने वाला है, ठीक है ना। सो यहाँ पे 25C1, 7 की पावर 24, एंड देन यहाँ पे 4√3 की पावर 1 वाले टाइम पे आपका माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ फिर से आपका प्लस साइन आने वाला है, 25C2, 7 की पावर 23, 4√3 की पावर में 2, एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सो अगर मैं दोनों चीजों को ऐड करता हूं, दैट इज द मेन आइडिया इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि अगर मैं दोनों चीजों को ऐड करूंगा तो क्या होगा। इफ आई ऐड बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज तो क्या होना चाहिए। सो दोनों को ऐड करने पर आपके पास में क्या बन रहा है बेटा, यहां पे दोनों को ऐड करने पे आपके पास में I + F + f' लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, एंड राइट हैंड साइड में जो आपके यहां पे बन रहा है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि इवन सब्सक्रिप्ट वाले जो आपके यहां पे टर्म्स हैं, राइट, इवन लोअर इंडाइसेस वाले जो आपके यहाँ पे टर्म्स है वो सारे बचेंगे, दो बार बचेंगे, और ऑड वाले टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ ऑल दोज वैल्यूज जिनका लोअर इंडेक्स कैसा है, इवन है, राइट। नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो डायरेक्टली 25C2, 7 की पावर 23, एंड देन 4√3 की पावर में 2, ये वाली टर्म बचेगी, एंड इस तरह से सारी कहानी आगे बढ़ने वाली है, राइट। सो नाउ कैन वी बी श्योर अबाउट द स्टेटमेंट दैट दे आर वांटिंग टू क्रिएट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज एन ऑड नंबर। क्या ये ऑड नंबर हो रहा है, यहां पे हमें इवन नंबर दिखाई दे रहा है, ये पक्की बात है, क्योंकि यहां पे 2 टाइम्स ऑफ समथिंग है, और ये समथिंग फॉर श्योर आपका क्या है, ये समथिंग आपका फॉर श्योर एक इंटीजर है। सो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग यहां पर बना है, लेकिन एक और क्वांटिटी यहां पर हमें दिखाई दे रही है, वो क्या है, वो क्वांटिटी है आपकी f + f'। f + f' आपकी जो क्वांटिटी है वो कैसी है, वो यहां पर आपकी फॉर श्योर 1 के बराबर ही बननी चाहिए। अगेन दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, जिनको पता है उनके लिए कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है कि इसको हमें 1 लिखना होता है। क्यों, क्योंकि आप यहां पे देखते हैं कि आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक इंटीजर है, यहां पे I भी एक इंटीजर है। सो इंटीजर के अंदर क्या मिला के एक इंटीजर आएगा, इंटीजर के अंदर इंटीजर मिला के ही इंटीजर आना चाहिए, मतलब ये एक इंटीजर होगा। और अगर ये 2 फ्रैक्शंस को मिला के कोई इंटीजर अगर बन पा रहा है तो 2 फ्रैक्शंस मिला के 1 ही बन पाता है एक इंटीजर, इसलिए यहां पर हमें गारंटी है कि ये आपका 1 बनेगा। और क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी 1 बनती है, तो इसको जब आप भेजते हो ऑन दी अदर साइड, तो ये 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर -1, ये क्या हो जाता है, आपके ऑड क्वांटिटी का फॉर्मेट क्रिएट हो गया है। मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा निकला है, ट्रू इस केस में निकला है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर, इसलिए आपके यहां पर बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं, राइट। एंड व्हाट इज गुड इन दिस क्वेश्चन, जिसको यहां पर थ्योरी पता है, जिसको यहां पर ये आइडियाज पता है, उसके लिए एकदम ओरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बार बच्चों को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्लास में, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, राइट। सो दिस वन वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। 28 जनवरी वाले बच्चों को थोड़ा इजी क्वेश्चन यहां पर मिल गया था। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 499 एंड x की पावर 500 कितना होना चाहिए। दोनों ही कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, बाद में ऐड कर लेंगे। सो अब यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे टर्म्स हैं, पहले इस एक्सप्रेशन को मर्ज कर लेना हमारे लिए बेटर होगा, ताकि एक ही बार बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। पहले हम जीपी के कॉन्सेप्ट से इसको मर्ज कर लेते हैं, राइट। क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म मेरे पास में कितनी है, 1 + x की पावर 1000। कॉमन रेशियो कितना है, मैं बार बार यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होते देख पा रहा हूं, है ना, 1 - कॉमन रेशियो x/1 + x, ये मल्टीप्लाई होते हुए मैं देख पा रहा हूं। इसलिए यहाँ पे 1 + x की पावर कम होती जा रही है एंड x की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ टर्म्स लेकिन बहुत ध्यान से लिखो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप ध्यान से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर लिखो x की पावर 0।
सो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 ऐसा करते करते एक्स की पावर 1000। सो 1001 टर्म से मतलब हमारे पास में कितना है 1001, राइट, दैट विल कम ओवर हियर। और नीचे हमारा जो जीपी का फॉर्मूला है उसके अंदर 1 माइनस कॉमन रेशियो भी आता है, राइट। सो यहां पे जब आप एलसीएम लेते हो तो यहां पे x और x कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपका एलसीएम में 1 प्लस एक्स आया है ये पलट के जाएगा इसके साथ में, तो 1001 पावर आपके यहां पे बन जाएगी, राइट। सो ओवरऑल द एक्सप्रेशन बिकम्स 1 प्लस एक्स की पावर 1001। अंदर आपके पास में कितना आ गया है 1 माइनस एक्स की पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1001। सो एज सून एज यू मल्टीप्लाई दिस इनसाइड तो आपको काफी डिसेंट और सिंपल सा एक्सप्रेशन मिल रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 1001 एंड माइनस एक्स की पावर 1001। नाउ एक्स की पावर 1001 इज अ सिंगल टर्म, इसके अंदर कोई मल्टीपल टर्म्स क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास में बहुत सारे टर्म्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि यहां पे हमारे पास में बाइनोमियल एक्सपेंशन से बहुत सारे टर्म्स क्रिएट होंगे। सो कहीं ना कहीं आपके इसमें एक्स की पावर 499 भी आएगा एंड एक्स की पावर 500 भी आपका बनने वाला है, राइट। सो इफ दैट इज क्लियर तो हम यहां पे डायरेक्टली इसी का डिस्कशन करते हैं एंड लेट अस सी कि एक्स की पावर 499 के लिए क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये हो जाना चाहिए आपके पास में 1001 सी 499, यही तो होना चाहिए, एनसीआर के बराबर होगा। यहाँ पे आपका काफी सिंपल सा ब्रैकेट है 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला, और ऐसे ही एक्स की पावर 500 वाला जो आपका टर्म आएगा वो कितना हो जाएगा 1001 सी 500 के बराबर होगा। हमें इन दोनों का सम रिपोर्ट करना है, बेसिकली हमें इन दोनों वैल्यूज का सम रिपोर्ट करना है। सो एनसीआर प्लस 1 हमारे पास में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, एनसीआर प्लस 1 ये कितना होता है n प्लस 1 सी आर प्लस 1 होता है। मतलब अपर इंडेक्स को इंक्रीज करना है, लोअर इंडेक्स बड़ा वाला यूज करना है। सो अपर इंडेक्स को इंक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा 1002 एंड लोअर इंडेक्स बड़ा वाला इस्तेमाल करना है मतलब 500। तो 1002 सी 500 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनता है, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने यहां पर केवल मर्ज करके पहले एक सिंपल एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिया है। ये आया था 28 जनवरी शिफ्ट 2 में अगेन, है ना। And the next question that we have is this: coefficient of x की पावर 48 in this expression। अब देखने में ऐसा लगता है कि यार ये भी तो सिमिलर ही क्वेश्चन है, इसके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, इनको मर्ज करेंगे, मर्ज करके थोड़े सिंपल टर्म्स बन जाएंगे और वहां से x की पावर 48 का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। बट यही डिफरेंस है ना 28 जनवरी की शिफ्ट में और 22 जनवरी की शिफ्ट में स्टार्टिंग में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो यहां पे अगर आप देखते हो तो इसको मर्ज करने के लिए आपको जो पता होना चाहिए दैट इज बेसिकली एजीपी। ये सिंपल जीपी नहीं है, ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एजीपी है। सो एजीपी को सॉल्व करने का तरीका पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोसेस कि हम यहां पर क्या करते हैं, जो भी आप यहां पे कॉमन रेशियो रियलाइज कर रहे हैं, जीपी वाला जो पोर्शन आप यहां पे देख पा रहे हैं नंबर्स 1 2 3 4 ये तो आपके क्या है एपी वाले पार्ट है। जो आपका जीपी वाला पार्ट है उसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर बार बार 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा हम देख पा रहे हैं। सो दोनों साइड इक्वेशन के 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन क्रिएट करेंगे। दोनों साइड 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एस। यहां पे 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करके 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बनेगा, तो ये जगह खाली छोड़ के हम अगले वाले प्लेस पे इसको लिखना चाहेंगे। सो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी आगे शिफ्ट करके लिखेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही जो पीछे 99 वाला था वो 99 1 प्लस एक्स की पावर 100 बन के यहाँ पे दिखाई देगा एंड ये खुद कहां दिखाई देगा, एक कदम आगे 100 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 101 के साथ में यहां पे ये दिखाई देने वाला है, ठीक है ना। तो इसको एक शिफ्ट आगे किया है, इसलिए इसके नीचे कुछ नहीं है और इसके ऊपर भी कुछ नहीं है। एंड नाउ आई जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं सो काफी सिंपल सा हमारे यहां पे रिजल्ट क्रिएट होगा। सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एस आपको बनते हुए दिखना चाहिए, ठीक है ना। एंड सब्ट्रैक्ट करते समय यहां पर आपका 1 प्लस एक्स आ रहा है, उसके साथ में यहां पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ रहा है, यहां पे 1 प्लस एक्स का क्यूब आ रहा है। अब ये प्योर जीपी आपकी बनी है कहां तक, 1 प्लस एक्स की पावर 100 तक। लेकिन उसके बाद में कितना है माइनस 100 के साथ में 1 प्लस एक्स की पावर 101 एक एक्स्ट्रा टर्म और हम लिख पा रहे हैं। मर्ज करते हैं, अब यहाँ पे जीपी बन गया है तो वी आर हैप्पी विद दैट। माइनस एक्स के साथ में एस है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस एक्स एंड देन कॉमन रेशियो इज 1 प्लस एक्स, जिसको हम यहाँ पे 100 बार देख पा रहे हैं। 100 टर्म्स यहाँ पे है हमारे पास में -1 और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स -1, ठीक है ना। 1 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, टर्म एडिशनली हमारे पास में 100 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 101 है, राइट। सो एस के अंदर हमें यहां पर पूरा डिस्कशन करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 48 फाइंड करके बताना है इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, जिसको भी हमने एस बोला है। तो एक्स से डिवाइड करके एक एक्सप्रेशन शोर शॉर्ट क्रिएट कर लेना बेहतर होगा।
तो अगर मैं माइनस एक्स से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, माइनस एक्स से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, सो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये 1 प्लस एक्स भी अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसा करते हैं कि दो अलग अलग टर्म्स क्रिएट करवा लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 101 और डिवीजन में आ गया है माइनस एक्स स्क्वायर। अगला वाला जो आपका यहाँ पे टर्म बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन के आपके इसमें 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। जो अगला वाला टर्म है यहाँ पे फिर से माइनस एक्स से डिवाइड करके ये प्लस हो जाएगा 100 के साथ में आपका 1 प्लस एक्स की पावर 101 एंड नीचे आपका यहाँ पे एक्स बन रहा है। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फाइनली दैट वी कैन यूज फॉर यूजिंग बाइनोमियल का आइडिया नाउ, है ना। अभी तक हमने बाइनोमियल का आइडिया यूज ही नहीं किया, ये जो भी कुछ चल रहा था ये तो सीक्वेंस सीरीज ही चल रहा है अभी तक। अब बाइनोमियल के ऊपर आते हैं। कौन कौन सी टर्म्स हमें यहाँ पे x की पावर 48 दे सकती हैं। ये बीच वाली टर्म तो नहीं दे पाएगी, ये तो आपकी क्या है, ये 1/x स्क्वायर है, 1/x है ना, ये तो अपने यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। यहां से आ सकता है और यहां से भी आ सकता है, लेकिन अगर यहां से मुझे चाहिए तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे कि क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है तो मुझे ऊपर डिमांड 50 की रखनी पड़ेगी, 50 की डिमांड रखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि 50 वाला जो टर्म होगा वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके अल्टीमेटली 48 बनेगा, जो अल्टीमेटली आपको चाहिए। मतलब इस ब्रैकेट से 1 प्लस एक्स की पावर 101 से आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, आपकी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली एक्स की पावर 50 की है, तो आपको आर की वैल्यू भी 50 ही यूज करनी पड़ेगी। माइनस का साइन फर्दर यहां पर आएगा क्योंकि वो तो हम हटा नहीं सकते हैं। सो फाइनल आंसर जब आप यहां लिखने की कोशिश करते हो, सो इस टर्म से आपको माइनस तो मिलता ही मिलता है, एंड देन एक्स स्क्वायर क्योंकि नीचे है इसलिए आप यहां पे डिमांड 50 वाली रखते हो, 101 सी 50 वाली डिमांड आपकी यहां से जानी चाहिए। यहां पे नीचे आपके इसमें क्योंकि एक एक्स है तो इस बार आपकी डिमांड कौन सी जाएगी, 49 वाली डिमांड जाएगी, और 100 जैसे यहां पे माइनस ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में था, यहां पे 100 पहले से मल्टीप्लिकेशन में है तो वो तो आएगा ही आएगा। डिमांड जो हम यहां पे रख रहे हैं वो 49 की रख रहे हैं, दैट्स इट, यही आपका आंसर है। 100 टाइम्स ऑफ 101 सी 49 माइनस 101 सी 50, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो एजीपी अगेन यू नोटिस दिस कि आप यहां पे अगर है ना ये बोलते हैं कि यार कुछ सिलेबस रिडक्शन से और वहां पे सवाल बिल्कुल नहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो थोड़ा नुकसान होने के चांसेस हैं क्योंकि ये उतना हार्ड एंड फास्ट उस चीज को मान नहीं रहे हैं, राइट। और ये चीज काफी सालों से बताई जा रही है जब से यहाँ पर बच्चे मानते हैं कि यार रिड्यूस हुआ है सिलेबस। अगर आप नहीं मानते हैं तो और ये अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि जो पढ़ा है सब करना है, देन दैट इज एक्चुअली द राइट वे टू स्टडी फॉर जेई एज पर द करंट पैटर्न जो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, सीरीज का सवाल आ गया यहाँ पे। सीरीज भी क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है इनफैक्ट। अगर आप यहाँ पे देखें तो हर एक चीज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जा रही है, एंड मैं क्या करना चाहता हूं यहाँ पे इन जनरल एटलीस्ट, है ना, इसको आर के टर्म्स में पहले लिख के एनालाइज करना चाहता हूं। आर के टर्म्स में लिखने से क्या फायदा होगा कि एक ही बार में सारे टर्म्स एक साथ कैलकुलेट हो जाएंगे, आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे बाद में, ठीक है ना। और यहाँ पे नोटेशन में इस्तेमाल कर रहा हूँ पाई, क्योंकि यहाँ पे चीजें एडिशन में नहीं है, चीजें मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे पाई नोटेशन रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। किस चीज का यहाँ पे बार बार रिपीटेशन देख पा रहा हूं, 1/15c समथिंग एंड 1/15c समथिंग प्लस 1। ये चीज बार बार मुझे इस ब्रैकेट में भी दिख रही है, इस ब्रैकेट में दिख रही है, इस ब्रैकेट में, हर ब्रैकेट में मुझे ये चीज नजर आ रही है, जहां पे आर की वैल्यू शुरू होती है 0 से और जाती है 12 तक। सो ऐसे 13 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमें ये क्वेश्चन क्रिएट करके दिया गया है, राइट। सो करते हैं यहां पर इन दोनों को मर्ज करते हैं, है ना। मर्ज करूंगा अगर मैं तो क्या हो जाएगा, मर्ज करूंगा तो यहां पर आपके इसमें 15cr प्लस 1 एंड देन 15cr बनेगा, एंड नीचे आपके इसमें कितना आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 15cr मल्टीप्लाइड बाय 15cr प्लस 1, ठीक है ना। इन दोनों को देख के, है ना, फिर से वही वाली प्रॉपर्टी याद आना चाहिए जो अभी अभी हमने इस्तेमाल करी भी थी कि क्या होगा, क्या होने वाला है यहाँ पे, अपर इंडेक्स एक से इंक्रीज हो जाएगा, लोअर इंडेक्स बड़ा वाला इस्तेमाल में आएगा, ठीक है ना। नीचे हमारे पास में दो टर्म्स है, 15cr भी है and we also have 15cr plus 1. So now what is the idea that you need to use is extraction वाला टेक्निक यहां पे आपको यूज करना है। कौन सा टेक्निक, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, हम एनसीआर में से n और r बाहर निकालेंगे तो n-1 cr-1 बचेगा, दैट इज द आइडिया, ठीक है ना। सो हम यहां पे तीनों में से ही वो काम करना चाहते हैं, तीनों में नहीं, इनफैक्ट इसमें और इसमें ये काम करना चाहते हैं जिसके अंदर r+1 है। आपका यहां पर जो r का वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है। सुनो ध्यान से, अगर मैं 16 और r+1 बाहर खींचना चाहता हूं तो खींच सकता हूं। कैसे आता है बाहर, 16 ऊपर r+1 नीचे। 16 और r+1 अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये 15 हो जाएगा, ये r हो जाएगा। 15 और r बनाने में हमें इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि एग्जैक्टली यही टर्म नीचे भी तो दिख रहा है यहां पे, राइट। कितना है ये है आपका 15cr। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वी विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन अभी यहां पे एक टर्म और बचेगा, वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। क्या यहां से भी एक बार एक्सट्रैक्शन कर लें,
अगर यहां से एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये 14 बनेगा, ये r बनेगा, और बाहर कितना आएगा, बाहर आएगा 15/r+1। इससे बेनिफिट क्या हुआ है, इससे बेनिफिट ये हुआ है कि ये जो एक्स्ट्रा r+1 आ रहा है वो भी बाहर बाहर वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो काफी हैवी कैंसिलेशंस इस स्टेप में अब हम करने वाले हैं। ध्यान से देखो कहां से क्या कैंसिल हो रहा है। आपका ये टर्म तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, एंड देन उसके बाद में ये वाला जो आपका r+1 है ये भी r+1 के साथ में कैंसिल होगा। एंड नाउ आई कैन बेसिकली एक्सट्रैक्ट 16/15 अलग से, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है, एक बार मत लिखना है इसको, आपको 13 बार लिखना पड़ेगा। ये 16/15 बेसिकली हर बार आ रहा है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अंदर ही रहने दें चीज़ों को, है ना, एकदम से बाहर ना निकाले। अगर प्रोडक्ट के साथ में गलती होने के आपको लगता है कि चांसेस हैं, तो आप इसको 16/15 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नीचे आपके इसमें क्या है, 14CR है। नाउ राइट ऑल द एक्सप्रेशंस बाय ओपनिंग दिस पाई, है ना। पाई को अगर मैं ओपन करूंगा सो मेरे पास में देखो क्या क्या बनने वाला है। मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे r = 0 डाल के 16/15 के साथ में 14C0, फिर उसके बाद में आ जाएगा 16/15 वंस अगेन, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो हर बार ही आने वाली है। यहाँ पे आ जाएगा 14C1, फिर आ जाएगा 16/15, उसके साथ में नीचे आ जाएगा 14C2, एंड दिस मल्टीप्लिकेशन विल कंटिन्यू अप टू 12 एज द इनपुट, है ना। तो कितना आ जाएगा 16/15, एंड देन नीचे आ जाएगा आपका 14C12। इफ यू लुक क्लोजली तो आपके पास में जो डिनोमिनेटर है वो तो क्रिएट हो ही चुका है। 14C0 से लेके 14C12 तक का एग्जैक्टली यही डिनोमिनेटर आपको मिला है, मतलब न्यूमरेटर भी डायरेक्टली यहां पर कंपेरेबल होना चाहिए। सो न्यूमरेटर अगर आप कंपेयर करते तो वहीं से आपको क्या मिलेगा, वहीं से आपको बेसिकली अल्फा की वैल्यू कंपेयर करके मिलेगी। एंड हाउ मच विल दैट बी, देखना जरा ध्यान से। ये पूरा का पूरा जो है ये 13 बार ओपन हुई है चीज है, r = 0 से लेके 12 तक गई है, तो 13 बार यहां पर जो है हमने ये टर्म कांस्टेंट क्रिएट किया है। सो अल्फा की पावर 13 इज नथिंग बट 16/15 की पावर 13, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्फा इज नथिंग बट 16/15, मतलब 30 टाइम्स ऑफ अल्फा इज नथिंग बट 32। 32 इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर बनता है। ऑलराइट, सो यहां पे देखो आपका ये वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ, राइट। उसके बाद में यहां पे एक्सट्रैक्शन वाला रिजल्ट आपका इस्तेमाल हुआ। सो ये नोन चीजें आपकी होनी चाहिए, है ना, पढ़ा हुआ होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और एक सवाल देखते हैं, अगेन अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द आइडिया ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, राइट। एंड यहाँ पे आपको नीचे वैल्यूज नजर आ रही हैं। सो बहुत बार ये देख के बच्चों को इंटीग्रेशन वगैरह करने की आदत होती है, मत किया करो, है ना। आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिग्मा मेथड ही है। सिग्मा के फॉर्मेट में जैसे आप यहाँ पे चीजों को लिखते हो, अपने आप यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करके या रिवर्स आपके यहाँ पे वापस देकर, है ना, अपना काम काफी इजीली हो जाता है, राइट। सुनो कैसे करते हैं इस चीज को। हम यहाँ पे पहले तो पैटर्न नोटिस करेंगे कि यार देखो कुछ तो पैटर्न है ना, ऐसा तो है नहीं कि पैटर्न नहीं है। अपर इंडेक्स 100 है सभी के अंदर, बहुत बढ़िया बात है। लोअर इंडेक्स आप यहाँ पे देखते हैं तो आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, लेट अस से 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू 50 यहाँ पे लिख लेते हैं, और नीचे आपके इसमें यहाँ पे r+1 लिखा हुआ है। अगर मैं ये देखता हूं तो ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका 100 तक। क्या ये एकदम सही एक्सप्रेशन है, पहले इस चीज को गारंटी कर लेते हैं, क्या एकदम सही एक्सप्रेशन है। 100CR है और r की जो भी वैल्यू उसके एक बड़ा क्वांटिटी आपका नीचे दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपके उसमें नीचे क्वांटिटी आती है ना, तो आप सोचते हैं कि मैं इस r+1 को अंदर धक्का दूंगा, रिवर्स में धक्का दूंगा मैं इसको। लेकिन जब भी यहाँ पे रिवर्स में आपको धक्का देना होता है तो आपको यहाँ पे अगर नीचे वाले को इंक्रीज करना है तो ऊपर वाले को भी इंक्रीज करना पड़ता है। जैसे एक्सट्रैक्शन अलाउड है वैसे यहाँ पे अंदर पुश करना भी अलाउड है ना। एक्सट्रैक्शन भी अलाउड है, इंजेक्शन भी अलाउड है, राइट। सो r की वैल्यू 50 है, यहाँ पे ये 100 तक जा रही है। नीचे ऑलरेडी हमारे पास में r+1 है, विच एक्चुअली इज अ प्रीटी गुड वैल्यू, क्योंकि ये इससे एक बड़ी है, तो एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे अंदर पुश की जा सकती है। लेकिन उसके लिए ये जो अपर इंडेक्स है उससे भी एक बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे होना चाहिए, तो ये 101 क्वांटिटी आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। यही कॉम्बिनेशन बेसिकली अंदर पुश किया जा सकता है। सो 101 क्वांटिटी अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मैं इसी से डिवाइड भी करना चाहूंगा। क्या करना चाहेंगे, डिवाइड भी करना चाहेंगे। एंड नाउ इफ आई पुश इट इनसाइड, तो 1/101 आपका बाहर रहेगा। सिग्मा के अंदर आपकी r की वैल्यू 50 से लेके 100 तक जा रही है, एंड ये हो जाएगा आपका 101CR+1। और ये जो आपका सीरीज बन रहा है इसको आप एक बार ओपन करके रियलाइज करो, बस कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, रियलाइज करो कि क्या ये हाफ सीरीज है क्या। 1/101 तो आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर मैं r की वैल्यू 50 यहाँ पे डालता हूं तो ये हो जाएगा आपका 101C51, फिर आ जाएगा 101C52, फिर आ जाएगा 101C53 एंड सो ऑन अप टू 101C101, राइट। 100 डाल के आपका इसमें 101 तक कहानी जा रही है। सो आप यहां पे नोटिस करो कि 101 है ना, 101C50 तक आपकी आधी सीरीज कंप्लीट हो जानी थी।
आपने उसके आगे की जो आधी सीरीज है उसको ही बस यहां पे कंसिडर किया है. सो दिस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एंटायर सीरीज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 101C0 अप टू 101C101. इसका एग्जैक्टली हाफ है ये, ठीक है ना. किसका हाफ है? ये किस चीज का हाफ है? ये बेसिकली हाफ है उस सीरीज का जो 101C0 से स्टार्ट होती है और जाती है 101C101 तक. एग्जैक्टली उसके आधे टर्म्स हम यहां पे लिखे हुए हैं. एंड आपके जो बाइनोमियल के टर्म्स है वो दोनों ही साइड से कैसे होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं, राइट. इसलिए वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हाफ है. सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी बेसिकली 2:101. लेकिन हाफ से डिवाइड करके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2:100. बाहर आपका यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो तो चल ही रहा था, 1/101 हमारे पास ऑलरेडी हर एक टर्म में होना ही चाहिए, राइट. सो दैट्स इट, यही आपका आंसर है. 2^100/101. 2^100/101 मतलब फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट. 2^100/101. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिखने में खराब है. अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले रास्ते पे जाएंगे तो नहीं आपको मन करेगा इस क्वेश्चन को करने का. लेकिन अगर आप ये सिग्मा वाले टेक्निक को अगर यहाँ पे अपना लेते हैं, ठीक है ना, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एनीवेज डूइंग, जस्ट अ रिमाइंडर इफ यू आर नॉट डूइंग, तो ये चीज करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बेटर हो जाएगा, आपको ये टॉपिक ईजी लगने लगेगा, राइट. सो नहीं आता है तो बताओ, है ना, हम यहाँ पे कुछ तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे. लेकिन अभी के लिए इसका सॉल्यूशन एटलीस्ट देख लो. आपके इसमें यहाँ पे एनसीआर क्या डिनोट करता है? स्टैंडर्ड नोटेशन है, 1+s⁴n के अंदर है, मतलब ये एनसीआर है. आर, ठीक है, मतलब यहां तक जो भी कुछ लिखा हुआ है ये नहीं देते तो भी चलता हमें, हम तो मान के चलते हैं कि ऐसा ही सिनेरियो है, ठीक है ना. पीएन नाम की एक चीज है जो इतना सारा आपका यहाँ पे जो सम है उसको इसने पीएन से डिनोट किया है. अगेन आई वॉन्ट टू ट्राई एंड क्रिएट सम पैटर्न इन दिस पर्टिकुलर पीएन वाला एक्सप्रेशन. एंड जब भी आपके इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ होता है तो पैटर्न रिकॉग्निशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है. आपको क्या करना है? बस आर लिख देना है एन की जगह, आर लिख देना है एन की जगह. एग्जैक्टली यही करना है, ठीक है ना. सो -2 आर, नीचे आ जाएगा आपका r+1 एंड यहां आ जाएगा आपका NCR. इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ चेक कि क्या मैं यहां पे सबसे पहले r=0 डाल के ये क्रिएट कर पा रहा हूं क्या जो मुझे चाहिए. r=0 डालूंगा तो ये 1 बनेगा, ये NC0 बनेगा और ये भी आपका 1 बनेगा. तो C0 ही चाहिए था ना आपको, सही मिला है. r=0 से मतलब आपकी कहानी स्टार्ट हो रही है. इसका हमने r=1 डालोगे, r=1 डालोगे तो यहाँ पे नीचे 2 चाहिए क्या हमें? अच्छा नीचे 2 तो नहीं चाहिए, फिर क्या हो गया? अच्छा देखते हैं फिर यहाँ पे आपको r=1 डाल के क्या मिलने वाला है? NC1 मिलने वाला है, नीचे 2 मिला है. यहाँ पे 1 डाल के क्या हो जाएगा? ये भी -2 बनेगा ना. सो -2/2 कैंसिल करके कितना आ जाएगा? -1. ओके, -1 चाहिए C1 के साथ में, एकदम सही बना है. अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 डालूंगा तो नीचे 3 आएगा, बिल्कुल सही बात है. NC2 बनेगा, बिल्कुल सही बात है. और ये आपका -2 की पावर कितना है? -2 बनेगा, विच इज +2 का स्क्वायर. मतलब ये एग्जैक्टली हमने जो सीरीज बननी चाहिए वही यहां पर उसका जनरल टर्म के फॉर्मेट में सिग्मा लिखा हुआ है. वी नीड नॉट वरी. आपको यहां पे कहां तक जाएगा? n तक जाएगा, है ना. r=0 से लेके n तक जाएगा. अब जैसे ही आप यहां पे नीचे r+1 देखते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार इसको अंदर धक्का देना पड़ेगा, मुझे देना ही पड़ेगा, है ना. यही टेक्निक है कि हमें r+1 को अंदर धक्का देना. तो r+1 के साथ में और भी एक इसका काउंटर पार्ट चाहिए जो ऊपर n को भी धक्का देगा, ठीक है ना. तो n को धक्का कौन देगा? n+1, राइट. सो n+1 नहीं है बट इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. तो हम क्या कर सकते हैं? n+1 से डिवाइड भी करवा लेते हैं एंड देन n+1 से मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं, राइट. सो वी हैव बेसिकली n+1/r+1 एंड इसके साथ में आ जाएगा आपका NCR एंड देन ये आ जाएगा -2 अलग से एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, इसको अभी रखो, है ना, इसका भी कुछ करेंगे. ओके. सो जैसे ही मैं इसको अंदर धक्का देता हूं हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा के अंदर r की वैल्यू 0 से लेकर n तक ये हो जाएगा n+1CR+1. एंड सिंस दिस इज n+1CR+1 तो साथ में जो -2 है उसकी भी पावर वी वुड प्रेफर टू बी n+1CR+, मतलब टू बी r+1 रादर देन अ सिंगल r. तो अगर मैं ऐसा चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पे r+1 है तो उसी के साथ में अगर चीजें मैनेज होंगी तो ज्यादा बेटर होगा. मतलब मैं एक एक्स्ट्रा -2 न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. सो डिनोमिनेटर में भी एक एक्स्ट्रा -2 मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड टू डू दैट आई कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना. 1/-2 यहां पे अलग से ले लेते हैं. इज दैट फाइन? अब ये लिखने से फायदा ये हुआ है कि आप यहां पर नोटिस कर सकते हो कि ये किस चीज का एक्सपांशन है? ये बेसिकली 1 - 2 की पावर n+1 का ही एक्सपांशन है. समझो, हम जो सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं
-2 के साथ में n+1, दिस इज व्हाट वी हैव। एंड देन अंदर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो भी कुछ आपने लिखा है ना, ये कहाँ नजर आएगा आपको? ये नजर आएगा जब आप यहाँ पे 1 प्लस -2 की पावर n+1 को एक्सपांड करोगे, तब नजर आएगा। थोड़ा सा भी और बेटर करेंगे इसको, लेकिन इन जनरल सोचो कि 1 प्लस एक्स की पावर n+1 अगर होता तो क्या होता? 1 प्लस एक्स की पावर n+1 अगर होता तो इसी तरह के हमारे टर्म्स आते, बस -2 की जगह x नजर आ रहा होता आपको। तो इस बार हमें x की वैल्यू -2 पता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस राइट नाउ, राइट। पावर में n+1 क्यों लिया है? क्योंकि जो अपर इंडेक्स होता है वही आपका पावर होता है बाइनोमियल एक्सपांशन का। लेकिन एक छोटा सा यहां पर जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अगर r = 0 डालते हो, देन द डिस्कशन स्टार्ट्स फ्रॉम n+1c1, बट दिस इफ आई ओपन द डिस्कशन विल स्टार्ट फ्रॉम n+1c0। तो n+1c0 वाला जो आपका टर्म है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, जिसका मैग्नीट्यूड आपका किसके बराबर है? 1 के बराबर है, वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। r = 0 अगर आप यहां पे डालते हैं, r = 0 अगर आप यहां पे डालते हैं, एक बार देखना ध्यान से क्या बन रहा है आपके पास में। r = 0 वाला जो आपका यहां पे टर्म बनेगा, है ना, वो एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में इसका जो फर्स्ट टर्म बनेगा वो यहां पे एक्चुअली जनरेट नहीं हो रहा है, और इसका फर्स्ट टर्म जो आपका बनेगा वो क्योंकि 1 है तो आपको 1 यहां पे सब्ट्रैक्ट करा के लिखना पड़ेगा। एक टर्म यहां पे कम है, क्योंकि एक टर्म यहां पर क्योंकि कम है, राइट। हम डायरेक्टली कहां से स्टार्ट करें? n+1c1 से अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, जहां एंड तक रहें। अगर मैं n यहां पे डालता हूं r की जगह तो n+1c n+1 तक ही जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो हमने यहां पर क्या किया है, वो जो एक एक्स्ट्रा टर्म हम यहां पे क्रिएट करने वाले हैं उसको हटा लिया है। नाउ हटाने के बाद में दिस ब्रैकेट हैज बिकम एग्जैक्टली दिस सिग्मा का वैल्यू। सो अभी हम यहां पे आके अटके हैं, यहां पर आके रुके हैं, इसका क्या करना है सोचना पड़ेगा हमें, इसका क्या करना है सोचना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हमें यहां पे? अब ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ये तो वैल्यू Pn के बराबर है, लेकिन आगे जो आपको काम लेना है वो P2n का काम लेना है। किसका काम लेना है? P2n का काम लेना है। इन्होंने बहुत सोच समझ के यहां पर आपके पास में ये जो नीचे इनका n का वैल्यू है इसको इवन कर दिया है, बहुत सोच समझ के इन्होंने यहां पर ये काम किया है। P2n क्योंकि हम यहां पे अगर निकालेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम थोड़ी है। Pn का एक्सप्रेशन अगर ये है तो P2n के अंदर क्या हो जाएगा, जहां जहां n दिख रहा है उसकी जगह 2n हम रिप्लेस कर देंगे, तो आएगा आपका 1/-2 उसके साथ में 2n+1, एंड देन अलॉन्ग विद दैट आई विल आल्सो हैव 1+-2 की पावर में 2n+1 एंड देन -1। यह है कहानी हमारी। बट इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ है कि अब मैं गारंटी दे सकता हूं कि एक ऑड क्वांटिटी है। अगर ये एक ऑड क्वांटिटी है तो यहां पे देखो कितना बच रहा है, -1 बच रहा है। -1 की पावर ऑड करने से आपको क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा, ये गारंटी है। अगर ये -1 है तो इसके साथ में मिलकर -2 बनेगा, और -2 अगर ये है तो यहां पे भी आपका -2 लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, और P2n का जो वैल्यू है वो काफी अच्छा वैल्यू आपका बनेगा। P2n का वैल्यू आपका 1/2n+1 बनेगा, ठीक है ना। ये वो निकलवाना चाह रहे थे, राइट। सो सिग्मा नोटेशन के अंदर फायदा ये होता है कि हम यहाँ पे इस तरह के टर्म्स को अंदर बाहर कर सकते हैं। अंदर बाहर करने के बाद में आपकी जो सीरीज बनती है वो वैसे भी हमारी नॉन सीरीज ही बन जाती है, ऑलराइट। सो P2n बेसिकली बिकम्स 1/2n+1। वंस दिस इज गारंटीड, तो इसका रेसिप्रोकल करके सिग्मा करना कोई खास मुश्किल काम बचा क्या आपका? जल्दी बताओ। इसका रेसिप्रोकल करके सिग्मा करना ही आपका यहां पर काम बचा है, तो क्या वो कोई मुश्किल काम बचा है क्या? देयरफॉर सिग्मा हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मतलब 2n+1। दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, जहां पे n की वैल्यू आपकी जा रही है 1 से लेके 25 तक। अभी जैसे भी आप ओपन करना चाहो कर सकते हो। वैसे इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल आइडिया ये है कि अगर आप इसको ओपन करते हो तो व्हाट यू गेट बेसिकली 25 ऑड नंबर्स, ओनली 1 इज मिसिंग, है ना। यहां पे अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये एक्चुअली 3 से स्टार्ट होता है। सो 3 + 5 + दिस करते करते आपके इसमें यहाँ पे 25 नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर यहाँ पे 1 भी ऐड कर दोगे तो आपके इसमें 26 नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। सो सम ऑफ फर्स्ट 26 ऑड नंबर्स एंड देन -1, ऐसा आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 26 ऑड नंबर्स का वैल्यू आपको पता है कि 26 स्क्वायर के बराबर होगा। दैट कैन बी यूज्ड एज अ सपोर्टिंग आइडिया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? अदरवाइज आपको यहाँ पे सिंपली इसका समेशन ब्रेक करना है चीजों को। समेशन में अगर आप यहाँ पे ब्रेक कर लेते हो, सो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n कर लेंगे एंड यहाँ पे फर्दर सिग्मा 1 करेंगे, ठीक है ना। ब्रेक करने पे भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। कितना बनेगा यहाँ पर आपके इसमें? सिग्मा n, ये हो जाएगा n × n+1/2, n × n+1/2, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा आपका 25। यहाँ से इसको कैंसिल कर दो एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज बेसिकली 25 × 27, है ना। यहां से आपका फाइनल आंसर आएगा। एक बार कैलकुलेट करके देखो, 25 कॉमन निकाल के 25 × 27 कितना बन रहा है ये, ठीक है ना। 25 × 27
675 आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए। 675 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज एक्सपेक्टेड कि आपको सॉल्व करना है वो कौन सा है अगेन, लेकिन यहां पर नोटिस करो कि इन दोनों सवालों में ज्यादा फर्क नहीं है, काफी सिमिलर से यहां पर आइडिया है। इनफैक्ट ये वाला सवाल भी आपका ठीक ही लगा मुझे इसके अंदर भी, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करके ही आपको यहां पर फाइनली कैंसिलेशंस करते आ रहे हैं। ठीक है ना, सो ऑन द सेम लाइंस आप यहां पे सभी सवालों को सॉल्व कर पाते हो। सिग्मा नोटेशन वाले सॉल्यूशंस में ये बेनिफिट होता है। वन मोर क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द आइडिया ऑफ सम ऑफ सीरीज, ठीक है ना, कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। यहां पर क्या है, थोड़ा सा देने का तरीका इनका ऐसा है कि हमें क्रिएट करने पड़ेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। यहां पे अगर आप नोटिस करते हो तो ये 25 है, उसके साथ में यहाँ पे 3 और 23 है, यहाँ पे 5 और 21 है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपके पास में 26 फैक्टोरियल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे पहले वाले टर्म में क्या कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल खुद से मल्टीप्लाई करके रख सकते हो, राइट। सो इफ आई लुक एट माई एस वाला एक्सप्रेशन, सो 26 फैक्टोरियल डिवाइड कर रहे हैं, 26 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 फैक्टोरियल दिया हुआ है, उसके साथ में 1 फैक्टोरियल में खुद से इमेजिन कर रहा हूं, क्योंकि वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 26 फैक्टोरियल हमने इंट्रोड्यूस किया है, नीचे आपके इसमें 3 फैक्टोरियल एंड 23 फैक्टोरियल है। यहाँ पे 26 फैक्टोरियल के नीचे आपके इसमें 5 फैक्टोरियल एंड 21 फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड दिस इज गोइंग ऑन अप टू 13 टर्म्स। 13 टर्म्स हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/26 फैक्टोरियल के साथ में ये आ जाएगा 26C1, ये आ जाएगा 26C3, ये आ जाएगा 26C5, और ऐसे हमारे पास में 13 टर्म्स है। सो कैन आई गारंटी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे पास में सारे ही लोअर इंडेक्सेस आ ही जाएंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पे 13 टर्म्स लिख रहे हैं। 26 अगर आपका अपर इंडेक्स है तो आप यहाँ पे कितने टर्म्स टोटल लिखना चाह रहे थे, आप यहाँ पे 26 से 0 से लेके 26 तक अपने सारे टर्म्स लिखना चाह रहे थे, ठीक है ना। उसमें से अगर आप केवल ऑड वाले ही काउंट कर रहे हो, लोअर इंडेक्स वाले, तो एक्जैक्टली 13 टर्म्स ही आपके बनते हैं। आपको अगर डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास में जो ये नीचे वाले नंबर्स का सीरीज बन रहा है वो 2r+1 को फॉलो कर रहा है, 2r+1 वाले रूल को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट टर्म के लिए आपने r की वैल्यू 1 डाली, सेकंड टर्म के लिए r की वैल्यू 2 डाली, थर्ड टर्म के लिए r की वैल्यू आपने 3 डाली, राइट, बन रहा है ना 5 3 डाल के। तो 13th टर्म के लिए क्या बनेगी, 13 यहां पे डालोगे तो आपको 25 मिलेगा। सो लास्ट टर्म अगर आप यहां पे लिखना चाहते हैं, देन द लास्ट टर्म बेसिकली कैन बी रिटन एज दिस, लास्ट टर्म कैन बी रिटन एज 26C25, है ना। यही है लास्ट ऑड लोअर इंडेक्स, आपको जो मिलेगा वो यही मिलने वाला है। सो अगर आपके उसमें यहाँ पे ये केवल ऑड वाले ही वैल्यूज होते हैं तो आंसर कितना आता है, 2n-1। क्या आंसर आता है आपका 2n-1, मतलब 225 आपका यहाँ पे आंसर बनता है, ठीक है ना। बस यही है आपका एस का वैल्यू, आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए। इसको कंपेयर किसके साथ में करना है, आपको 2k और n फैक्टोरियल के साथ में कंपेयर करना है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो लिखा है ना थोड़ा सा डिसीविंग है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 13 मल्टीप्लाई करके अपनी बात रख रहे हैं, राइट। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आया है उसमें पहले 13 मल्टीप्लाई हमने कर लेना चाहिए, और फिर यहाँ पे 2k और n फैक्टोरियल को हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए, अदरवाइज गलती हो सकती है। सो 13 टाइम्स ऑफ s अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो दोनों साइड 13 मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 26 फैक्टोरियल को 26 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 इंटू 25 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे साथ ही साथ एक 2 अगर मैं अलग निकाल लेता हूँ तो इसको मैं 2^24 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में एक सिंप्लीफिकेशन का पॉसिबिलिटी है। 13 और 2 मिला के यहाँ पर जो है 26 के साथ में कैंसिल होंगे। सो 13 टाइम्स ऑफ s की जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली 2^24/25 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या। सो आपके इसमें यहाँ पे जो k आएगा वो 24 के बराबर आएगा, और जो आपका n आएगा वो 25 के बराबर आएगा, है ना। डोंट मेक अ सिली एरर एट दिस पॉइंट। सो आपका k का वैल्यू क्या है, 24 के बराबर है, एंड आपका जो n का वैल्यू है वो 25 के बराबर है। सो n + k का वैल्यू आपका 49 के बराबर है, ठीक है, 49। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका एकदम करेक्ट है, ईजियर देन द अदर क्वेश्चंस जो हमारे पास यहाँ पे थे, बट दिस अगेन इज फ्रॉम द सेम आइडिया ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, राइट। Let's look at other pattern of questions। ये वाला पैटर्न देखो क्या है, the sum of all possible values of n so that the coefficients of x, x square and x cube in the expansion of this are in arithmetic progression, right। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली कॉन्ट्री टेक्निक का इस्तेमाल करना है। कौन सी टेक्निक, कॉन्ट्री टेक्निक। कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमें यहाँ पे सभी टर्म से एक एक करके लेना है, ऑलराइट। सो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो मेरे पास में 1 आएगा, x⁴ आएगा, x⁴ को बाद में लिख लेते हैं, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे 2x² आएगा एंड देन x⁴ आएगा।
इसके अंदर 1 प्लस एक्स की पावर n मल्टीप्लीकेशन में जाने वाला है, राइट। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ ऑल द थ्री टर्म्स सेपरेटली, सो ये बनेगा मेरे पास में 1 प्लस एक्स की पावर n, यहाँ पे 2x स्क्वायर के साथ में 1 प्लस एक्स की पावर n, एंड यहाँ पे x की पावर 4 के साथ में 1 प्लस एक्स की पावर n, राइट। क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पे इन जनरल 1 प्लस एक्स की पावर n को पहले ही एनालाइज करके रख लेना चाहते हैं, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स की पावर n को अलग से अगर मैं एनालाइज करता हूं तो इसकी जनरल टर्म कैसे लिखी जाएगी, ये हो जाएगी NCR x की पावर r। सिंपल है, क्या बनेगी, NCR x की पावर r। तो अगर आपको x की पावर 1 चाहिए तो r की वैल्यू 1 डालो, x की पावर 2 चाहिए तो r की वैल्यू 2 डालो। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन इट सेपरेटली, ताकि हमें पता रहे, कोई डाउट ना रहे, क्योंकि हम आगे इसी तरह का कुछ डिस्कशन अब करने वाले हैं, राइट। सो दिस इज द एंटायर एक्सप्रेशन दैट आई हैव। नाउ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट सम वैल्यूज, sum of all the possible values of n so that the coefficients of this that, so हम coefficients निकालना चाहते हैं, एक एक करके x के coefficient की बात करते हैं। so x का coefficient पहले वाले टर्म से कितना आएगा, x का coefficient चाहिए ना, क्या चाहिए, x का coefficient, तो r की वैल्यू आप 1 डालोगे, मतलब कितना आएगा, NC1 आएगा। लेकिन यहां पे क्योंकि ऑलरेडी x स्क्वायर है तो यहां से अब x नहीं आएगा, इसमें जो भी टर्म्स बनेंगी वो x स्क्वायर से बड़ी ही बनेंगी। यहां पे भी x की पावर 4 है तो यहां पे सब कुछ x की पावर 4 से बड़ा ही बनने वाला है, मतलब x का कोएफिशिएंट n के वही बराबर यहां पे निकल रहा है। कितना बन रहा है, n के बराबर आपका ये वैल्यू निकल रहा है। अगर मैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात करता हूं तो यहां से हमारी डिमांड क्या है, x स्क्वायर की डिमांड है। x स्क्वायर की डिमांड है मतलब r की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी, तो कोएफिशिएंट कितना आएगा, NC 2 के बराबर आएगा। लेकिन अभी आगे 2 टाइम्स ऑफ समथिंग है, उसके अंदर x स्क्वायर ऑलरेडी है। अगर इसके अंदर x स्क्वायर ऑलरेडी है तो आगे वाले से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, x की पावर 0 की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में x स्क्वायर आ चुका है। तो x की पावर 0 की एक्सपेक्टेशन है तो आपको r की वैल्यू 0 लेना है, तो NC 0 कितना होता है, 1 होता है, राइट। सो 2 तो आपने लिख ही लिया है, उसके साथ में बस आगे आपको 1 मिल रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाट यू कैन से विल बी द वैल्यू इन दिस केस, विच विल बी n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2। ये आपका सेकेंड टर्म का वैल्यू बन रहा है। ये एपी का फर्स्ट टर्म है, एपी का सेकंड टर्म है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट में यहां से अगर मुझे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, सो आर का वैल्यू मैं 3 डालूंगा, सो NC 3 हो जाएगा। 2 के साथ में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है, मुझे एक्स क्यूब चाहिए, मतलब आगे जो बचा हुआ है उससे मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, क्यों एक्स की पावर 1 तो दे कम से कम मुझे, मैं एक्स स्क्वायर हूं, मुझे एक्स की पावर 1 की सपोर्ट मिल जाएगी तो मैं एक्स की पावर 3 बन जाऊंगा, ठीक है ना। एक्स की पावर 3 का ही हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। 2 तो पहले से ही कांस्टेंट है, सो हम इससे बोलेंगे आप मुझे एक्स की पावर 1 दो, है ना, एक्स की पावर 1 हमें यहाँ पे चाहिए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू, दैट्स व्हाई कॉन्ट्री टेक्निक, है ना। इसका कंट्रीब्यूशन कितना एक्सपेक्टेड है, केवल 1 पावर का ही एक्सपेक्टेड है, मतलब r की वैल्यू 1 लेना है, तो ये दिस बिकम्स NC1, राइट। अगेन x की पावर 4 अगर ऑलरेडी यहां पर है तो ये तो ऑलरेडी x की पावर 4 बन चुका है, ये ऑलरेडी अमीर है ना, इसके पास में इन गरीबों के लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना। ये x की पावर 3 इससे गरीब है, हम यहां तक नहीं जाना चाहेंगे, हम अगर जाएंगे तो इसके ऊपर जाएंगे अब, ठीक है ना। सो x की पावर 4 वाला जो टर्म है यहां से हमें कोई कंट्रीब्यूशन इस बार भी नहीं मिलने वाला। सो x की पावर 4 वाला जो टर्म है यहाँ पे ना ही यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया, नहीं यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया, नहीं यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ऑलराइट। बट देन अगेन ये वाला जो टर्म आपका बना है काफी अगली सा बनेगा, क्योंकि ये NC3 है ना, तो ये n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड उसके साथ में कितना आएगा आपका, ये 2n आएगा। ये आपका ओवरऑल टर्म बना है थर्ड वाला, राइट। सो नाउ द टास्क इज प्रिटी कैलकुलेटिव, नथिंग मोर देन दैट। आपको यहां पर मुझे बताना होगा कि अगर ये एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ दिस करके दिस प्लस दैट के बराबर अगर आपकी इक्वेशन बनती है तो क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हो क्या, है ना। ये चीज एक बार कंफर्म करो कि हाँ सर इतना तो कर ही सकते हैं। इफ यू कैन देन यू आर ऑलमोस्ट डन विद दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। देखते हैं जरा क्या करेंगे हम यहाँ पे एपी के आइडिया को इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पे बोलेंगे कि इसका 2 टाइम्स कर लेते हैं, राइट। सो 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n-1 अपॉन 2 प्लस 2 विल बी बेसिकली इक्वल टू वॉट, 2 टाइम्स ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दैट। सो अगर दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे 3n कर दूं इसको डायरेक्टली, दिस प्लस दैट करके 3n कर दिया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 6। सो पूरी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ, सो एक काम हम करें कि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर लें पूरी इक्वेशन में। पूरी इक्वेशन में अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 मल्टीप्लाई होगा, एंड देन किस में मल्टीप्लाई होगा, अगर ये 2 ऑलरेडी अंदर ले जाके मैं लिखता हूँ तो ये n स्क्वायर माइनस n पहले से था, ये आपका 4 था, इसके अंदर बेसिकली 6 मल्टीप्लाई हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में 6 मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे अगर मैंने 6 मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 18n हो जाएगा, यहाँ पे n इंटू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 बनेगा। ओपन करके अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में 6n स्क्वायर है, माइनस 6n है, प्लस 24 है, साथ में 18n है, n क्यूब है, माइनस 3n स्क्वायर है, एंड प्लस 2n है।
एन क्यूब वाली इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं ओवरऑल, सो एन क्यूब के साथ में क्या बन रहा है हमारे पास में, एन स्क्वायर कितना जा रहा है, एन स्क्वायर यहाँ भी है, एन स्क्वायर यहाँ भी है, उस तरफ चीजें भेज रहा हूं मैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। सो -9n स्क्वायर बन रहा है। एन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ऑलरेडी आपके इसमें 20 है, यहाँ से और चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 26n हो जाएगा, और ये 24 उस तरफ जाएगा तो -24 लिखा जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द क्यूबिक एक्सप्रेशन, जहां से हम 3n के वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। नाउ इसके आंसर्स अच्छे हैं, n के वैल्यूज आपके अच्छे निकल कर आते हैं, बट जिस तरह से इन्होंने सवाल पूछा है मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने में इंटरेस्ट शो करेंगे। हम यहाँ पे क्योंकि आपके जो भी वैल्यूज आने वाले हैं उनका सम यहाँ पे निकाल के बताना है, ठीक है ना। एंड वैसे तो यहाँ पे निकालना चाहिए आइडियली, क्योंकि देखो बहुत सारी कंडीशंस है, आप यहाँ पे क्यूबिक को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। क्यूबिक को सॉल्व करो, यहाँ पे 2 वगैरह डाल के देखो 2 आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, उसकी मदद से यहाँ पे फर्दर इसको फैक्टराइज करो, एंड अल्टीमेटली रियलाइज कि यहाँ पे तीनों ही रूट जो आपके आएंगे वो कैसे आएंगे, इंटीग्रल आएंगे। इंटीग्रल रूट जो आपके आएंगे तो उनका सम या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर यहीं से डायरेक्टली सम निकाल के बता सकते थे कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आएगी, 9 के बराबर आएगी, ठीक है ना। दिस इज अ रिस्की स्टेप अगर आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली कर रहे हैं तो, ठीक है। लेट मी टेल यू दिस, अगर हम इसको डायरेक्टली बोलते हैं कि आपके सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है, 9 के बराबर है, थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किया है, हो सकता है कि क्यूबिक के हमारे पास में यहाँ पे एक ही रियल रूट आ रहा हो, बाकी 2 इमेजिनरी आ रहे हो, या फिर हो सकता है कि हमारे पास में तीनों रियल आ रहे हैं लेकिन उनमें से कुछ फ्रैक्शनल है, नेचुरल नंबर्स नहीं है, हो सकता है कुछ नेगेटिव रूट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। आइडियल सिनेरियो यही बनता है कि हम यहाँ पे इनको सॉल्व करें, आप लोगों के लिए टास्क में छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। क्यूबिक इक्वेशन है, सॉल्व करके रूट्स निकालो, सम की वैल्यू लेकिन 9 यहाँ पे एंड में ऑब्वियसली आप कंक्लूड कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें क्या करना है, कॉन्ट्री टेक्निक की मदद से हमें यहाँ पे सारे टर्म्स निकाल के बताना है, ठीक है ना। सो दिस लास्ट पार्ट डेफिनेटली क्रिएट्स इट इन अ वे कि यार हमें उतना अच्छा नहीं लगता है ना, सॉल्व कर समय कि यार कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है उस सवाल के सामने जो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो आ रहा है, इट इज दिस, ये वाला सवाल देखो, मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आया है सवाल, ठीक है ना। क्या दिया है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज -56 एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब आर बोथ 0। कैसे कर सकते हैं यार, मतलब पहले दिन पहले शिफ्ट में, 21 तारीख को पहला शिफ्ट था आपका, है ना, पहले दिन सुबह सुबह बच्चों को, है ना, क्या मिल रहा है, सवाल ये मिल रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व इन एग्जाम। बाकी सारे क्वेश्चन तब भी यहाँ पर जो है कंपैरेटिवली इजी है, इसके अंदर लॉजिकली इट इज वेरी इजी। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस चेक किए थे, वही सेम कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर भी हमें चेक करने हैं, बट लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स सी कि क्या कैलकुलेशन यहाँ पर बन रहे हैं। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज -56, मतलब कोएफिशिएंट निकालने की बात है, कोएफिशिएंट निकालने की बात है तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन देखना चाहेंगे, क्योंकि यार 2 अलग अलग ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन में है। सो हमारे पास आएगा यहाँ पे ax स्क्वायर, उसके साथ में है 1 - 2x की पावर में 26, फिर आएगा हमारे पास में bx के साथ में अगेन सेम टर्म 1 - 2x की पावर में 26, एंड देन हमारे पास में आएगा c के साथ में 1 - 2x की पावर में 26, राइट। अगेन हम क्या करके अलग से रख लेना चाहेंगे कि लेट अस एनालाइज कि 1 - 2x की पावर 26 जो है, इसका जनरल टर्म आखिर कैसा दिखाई देता है। तो ये होता है हमारे पास में 26cr 1 की पावर में समथिंग एंड देन -2x की पावर में r, ऐसा नजर आता है। मतलब अगर मैं कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट्स अगर अलग करता हूं, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर कांस्टेंट या कोएफिशिएंट। ये किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर r का कोएफिशिएंट है, राइट। ये चीज हम अलग से सेव करके रख लेते हैं, क्योंकि इसको बार बार इस्तेमाल करना होगा, तो रेफरिंग द फॉर्मूला बिकम्स इजी अगर वो हमारे आंखों के सामने होता है तो। इसको अलग से लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। रिक्वायरमेंट चेक करते चलेंगे और उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज पिक करते चलेंगे, ऑलराइट। सो रिक्वायरमेंट क्या है भाई साहब, रिक्वायरमेंट है कि हम पहले x की बात करें, ठीक है, x की बात करते हैं। x की बात कर रहे हैं तो ये वाला टर्म बोलेगा मैं तो दे ही नहीं सकता आपको x, क्योंकि मैं खुद ही x स्क्वायर हूं। ये टर्म बोलेगा ठीक है मैं देता हूं, लेकिन आगे मुझे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, तो यहां से 1 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा आपका, ठीक है ना। तो b कांस्टेंट जो आपको यहां पर मिल रहा है उसके साथ में, क्योंकि ऑलरेडी x है, इससे एक्सपेक्टेशन है 0, x की पावर 0 की एक्सपेक्टेशन है, 0 की एक्सपेक्टेशन है तो r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 डालने पे ये ब्रैकेट आपका 1 के बराबर बनता है। दैट्स व्हाई द टर्म व्हिच रिमेंस इज b। फिर यहाँ पे हम देखते हैं c के साथ में क्या हो रहा है, c के साथ में कोई सपोर्ट एलिमेंट नहीं है, तो अगर मैं x का कोएफिशिएंट चाहता हूं तो पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन इसी के ऊपर है। आप लाके दो मुझे x की पावर 1, तो x की पावर 1 चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा कोएफिशिएंट के लिए। 1 डाल के हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 26c2, सॉरी क्या डालना है हमें, 1 डालना है, राइट। 26c1 एंड देन -2 की पावर में 1,
ये वैल्यू आपकी क्या बननी चाहिए, ये वैल्यू आपकी -56 के बराबर बननी चाहिए। ये आपकी पहली इक्वेशन आ रही है, इसको आप सेव करके रख लो, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन हम यहां पे बनाएंगे एक्स स्क्वायर के लिए। एक्स स्क्वायर के लिए अगर मैं अपनी इक्वेशन बनाता हूं तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है यार, यहां से भी अब मुझे थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलना स्टार्ट होंगे। क्या बोलेंगे लेकिन कि ए तो ठीक है, कोएफिशिएंट ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर का, आगे वाले से मेरी एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर 0 की है, मतलब वहां से एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। अगर नेक्स्ट टर्म के ऊपर चलते हैं तो बी तो आने वाला है। एक्स क्या बोलेगा, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर की तलाश में हैं, तो ये बोलेगा कि यार आगे वाले से कम एक्स की पावर 1 की एक्सपेक्टेशन है मेरी। एक्स की पावर 1 अगर बनाना है तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 डालना है। आर की वैल्यू अगर आप 1 डालते हो तो कितना हो जाएगा 26c1 एंड देन -2 की पावर 1। फिर सी के साथ में अगर हम देखते हैं तो यार हमें पता चलता है कि रिक्वायरमेंट स्क्वायर की है, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, तो मतलब आपको स्क्वायर यहीं से एक्सट्रैक्ट करना है। सो अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आर की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी। सो हो जाएगा 26c2 एंड देन -2 की पावर 2। ये आपका इसमें बनने वाला है, ठीक है। इन तीनों को आप सिंप्लीफाई करोगे और इसको इक्वल टू 0 करोगे, ये बनेगा आपका दूसरा इक्वेशन। ये बना है आपका दूसरा इक्वेशन, ऑलराइट। और ऐसे ही थोड़ी सी मेहनत और करेंगे एंड अपना तीसरा एक्सप्रेशन भी क्रिएट करेंगे, ऑलराइट। तीसरा एक्सप्रेशन होगा एक्स क्यूब की मदद से। एक्स क्यूब क्रिएट करना है तो ये बोलेगा कि मुझे एक्स की एक्सपेक्टेशन है आगे वाले से, एक्स की एक्सपेक्टेशन है तो वहां पे 1 डालना पड़ेगा आर की जगह, तो ये बनता है 26c1 -2 की पावर में 1। फिर बी बोलेगा कि यार मेरे पास में तो केवल एक्स है, मुझे एक्स क्यूब तक जाना है, तो आगे वाले से एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन है, तो हो जाएगा 26c2 -2 की पावर 2। फिर आता है यहाँ पे सी बोलता है मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, पूरा पूरा जो भी है एक्सपेक्टेशन इसी से है। 3 चाहिए तो यही 3 क्रिएट करके दे, हमें 3 क्रिएट करके देना है तो आर की वैल्यू आपको 3 लेनी पड़ेगी, राइट। एंड ये भी आपका 0 के बराबर है। दैट गिव्स अस अवर थर्ड इक्वेशन। टेक्निकली 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करो, आंसर निकालो। मुझे लेकिन पसंद नहीं आया। मुझे क्यों नहीं पसंद आया, करना पड़ेगा यार, यहाँ नंबर सॉल्व करने पड़ेंगे, काफी बड़े बड़े नंबर्स आपके यहाँ पे निकल कर आने वाले हैं, है ना। ये छोटे नंबर्स नहीं है यार जो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। बट मैं अभी और क्या बताऊँ आपको, है ना, मतलब कॉन्सेप्ट लेवल पे तो इतना ही है। जब आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तो एबीसी की वैल्यू क्या क्या आएंगे वो बता देता हूँ आपको, और क्या बता सकता हूँ। ये सुनो, अगर आप इन सबको सॉल्व करते हैं तीनों इक्वेशंस को, तो ए बी एंड सी आपके वैल्यूज जो निकल कर आते हैं वो बनते हैं आपके कुछ ऐसे 1300, 100 और 3 ऐसे वैल्यूज आपके आएंगे। सो ए का वैल्यू 1300 है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। और इनका एडिशन अल्टीमेटली यहां पर आपका फाइनल आंसर बन रहा है। सो ए प्लस बी प्लस सी आपका यहाँ पे 1403 आंसर क्रिएट करके देगा। 1403 मतलब थर्ड ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है पूरा। अभी आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने का अगर कभी सोचो तो एक बार करके देखना, ठीक है ना। एंड यू विल रियलाइज कि यार बड़े बड़े नंबर्स हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, जो हम शायद जेई के पेपर में उतना स्पेयर नहीं कर पाएंगे जितना ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अनदर पॉइंट इज कि टेम्परामेंट कितना हम यहाँ पे टेम्परामेंट लेके पेपर में बैठे हैं, मैथ्स ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स ऑलरेडी हमें तंग कर रहा है, एंड देन दिस क्वेश्चन अपीयर्स, दैट टू ऑन द फर्स्ट डे, है ना। दैट ऑन द फर्स्ट डे, है ना। तो मतलब पहले दिन जो यहाँ पे पेपर फेस कर रहे हैं उनके लिए वाकई एक बड़ी जंग थी इस क्वेश्चन को यहाँ पे, है ना, सॉल्व करना। बट वॉट एवर इट इज़, है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जो कट ऑफ वगैरह है वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ने नहीं किए हैं, तभी यहाँ पर इतने कम नंबर पे अच्छे परसेंटाइल बच्चे सिक्योर कर पाए हैं। बट देन अगेन आज के सेशन में हमें यहाँ पे जो भी 9 क्वेश्चन डिस्कस करने थे हमने यहाँ पे अभी कंप्लीटली डिस्कस किए हैं। एंड आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक फुल एंड फाइनल आपका तभी होगा जब आपको उसके सारे ही सब टॉपिक्स आते हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि यार बस मुझे बायनोमियल के अंदर ना ये सीरीज वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मुझे पीएनसी के अंदर ना बस वो इक्वेशन सॉल्विंग नहीं आता है, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बस ज्योमेट्री नहीं आती है, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बस मुझे यहाँ पे वो पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं आती है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप ऐसा बोल के जो है और ज़्यादा अपने आप को ट्रबल में डाल रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पे स्लमडॉग मिलियनेयर नाम की एक मूवी थी, है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली एक पर्सन जब जाता है ना, केबीसी जैसे शो में, तो बाय चांस उसको जो सवाल पूछे जाते हैं लाइन से, वो उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से उसको उसके आंसर पता होते हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन जो भी उसके साथ में यहाँ पे लाइफ में हुआ है ना, फ्लैशबैक में चीज़ें दिखाते हैं कि उसको ये आंसर क्यों पता है, राइट, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है कि जिसकी वजह से उसको आंसर पता होता है। इसी का रिवर्स होने के चांसेस डेफिनेटली हैं, क्योंकि उतनी अच्छी किस्मत जो है नहीं होती है हमारी, ठीक है ना। यूजुअली जब हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हमारी किस्मत थोड़ी सी हमें दिक्कत दे रही होती है, राइट। जो हमने नहीं किया होता है वो आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। सो आप यहाँ पे रादर देन डूइंग सो मेनी टॉपिक्स बट आधे 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 कर लिए,
उससे अच्छा है कि आप कम टॉपिक्स करो लेकिन पूरे 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 करो, मतलब उसके ऊपर कहीं से भी सवाल आ जाए आपको कम से कम उस टॉपिक के 4 नंबर कमाते आना चाहिए, ठीक है ना। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि सर हमारे 20 नंबर नहीं आ रहे हैं, 25 नंबर नहीं आ रहे हैं। अगर आप अपने मैथ्स के पेपर में 100 में से 20-25 नंबर भी अगर नहीं कमा पा रहे हो, मतलब आप 5-6 क्वेश्चन भी अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर रहे हो, जबकि 5-6 क्वेश्चन लायक तो आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली होना चाहिए थी ना। 5-6 क्वेश्चन मतलब आप यहाँ पे अगर 10 टॉपिक भी अगर आपके फेवरेट वाले अगर लेके जाते हो तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो आपके बन जाने चाहिए थे, राइट। लेकिन आपके फेवरेट वाले टॉपिक्स में से भी इसका मतलब आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। सो दैट इज द ट्रबल दैट यू शुड बी रिकॉग्नाइजिंग। ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता इसलिए आपको दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता इसलिए आपको दिक्कत आ रही है, नहीं। आपको अगर लेट अस से लिमिट्स आते हैं तो भी पूरा नहीं आता, आपको अगर फंक्शंस आते हैं तो भी पूरा नहीं आता, आपको अगर सीक्वेंस सीरीज आते हैं तो पूरा नहीं आता। पता पड़ा कि आपको सीक्वेंस सीरीज में सिग्मा के एजीपी के फॉर्मुलेस नहीं पता है, ठीक है ना, आपको सिग्मा एन स्क्वायर एन क्यूब का यहाँ पर इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है। तो ऑलवेज ट्राई टू फिनिश ऑफ द टॉपिक, है ना। एंड बाइनोमियल देख के तो मुझे ये लगा कि आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि यार जो टॉपिक्स आपके छूट जाते हैं यूजुअली उसी के ऊपर यहाँ पे ज्यादा इन्होंने फोकस करके सवाल पूछ लिए एकदम से, राइट। चलो, लेकिन ये है इस बार की कहानी एंड आई एम प्रीटी होपफुल कि अगर आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को नोट कर रहे हैं कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट में, तो आप यहाँ पे अच्छा कर ही जाओगे, ठीक है ना। एंड दिस वी आर डूइंग फॉर ऑल द चैप्टर्स, है ना। सो डोंट वरी, आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा बिफोर वी एक्चुअली अटेम्प्ट अवर नेक्स्ट पेपर इन अप्रैल एंड मैथ्स फोड़ के आएंगे, ठीक है। चलिए, एंड ऑल द बेस्ट, हिम्मत के साथ में पढ़ाई करो, मैथ अच्छा जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।